गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने टॉपिक मैन मेड फैक्टर्स से शुरुआत करेंगे। कल मैंने नेचुरल फैक्टर्स के बारे में बताया था। मैन मेड फैक्टर्स वो फैक्टर्स है, वो तत्व हैं जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं और जो हमारे फसलों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मशीन्स। Use of machines and modern equipment play a very significant role in the farming activity. They save a lot of time of farmers. मशीनों का इस्तेमाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि इससे समय की काफ़ी बचत होती है। अगला है फर्टिलाइज़र या उर्वरक। दोनों ही केमिकल या बायो फर्टिलाइजर्स, दोनों की ज़रूरत हमको फार्मिंग सेक्टर में पड़ती है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल न केवल सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल मिट्टी की उपज क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि इससे कुल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होती है। तीसरा फैक्टर जो है वो लेबर, क्योंकि खेती में आज भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी काफ़ी बड़े मात्रा में लेबर का ज़रूरत पड़ता है, जिनकी जगह मशीनें नहीं ले सकी। जैसे कपास के बॉल्स, कॉटन बॉल्स जो है, कपास इकट्ठा करना, चाय की पत्तियां तोड़ना, है ना। तो अगर हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में लेबर फोर्स है तो हम लोग ना केवल फसलों को बचा सकते हैं बल्कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। अगला है मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, ताकि हम लोग जो है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आसानी से फील्ड से मार्केट में पहुंचा सकें। मार्केट, बाज़ार की काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है, बाज़ार की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है जब हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बाज़ार ही वो जगह है जहाँ किसान अपने सरप्लस यानी जो अधिक आवश्यकता से अधिक जो उत्पादन उसने कर लिया, जितने अपने आवश्यकता के लिए रखने के बाद में उसके पास में जो भी प्रोडक्शन का हिस्सा बचता है उसको हम लोग सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं, उसको आसानी से मार्केट में बेच सकता है। मार्केट के ना रहने पर वह प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा। अगला है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Types of farming. Farming is practiced in various ways in different parts of the world depending on geographical conditions. It can be divided into two groups, subsistence farming and B, commercial farming. फार्मिंग जो है वो कई तरीके से पूरे विश्व में किया जाता है। फार्मिंग जो है वो कई तरीक़ों से किया जाता है, खेती के करने के कई तरीके। हम लोग इनको दो ग्रुप में बांटते हैं, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ये इस तरह का जो एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बहुत घनी आबादी पाई जाती है, जैसे मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग दोनों शामिल होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको भारत में हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, ये आमतौर पे उन क्षेत्रों पे होता है जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, जैसे अमेजन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना। इन क्षेत्रों पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। यह वह एरिया है जहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और पेड़ पौधे काफ़ी तेज़ी से उगते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं नट एंड बोल्ट्स में, ये भी आप याद रखिएगा। उस कल्टीवेशन को जिसमें सब्जियों को डायरेक्ट सेल करने के लिए उगाया जाता है, कंज्यूमर या रेस्टोरेंट्स को, उनको हम लोग कहते हैं ट्रक गार्डनिंग। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती को हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नट एंड बोल्ट का ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है उसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए किसान क्या करता है
एक क्षेत्र में पेड़ पौधों को काटता है, फिर उनको सूखने के लिए छोड़ देता है। जैसे वो सूख जाते हैं उनमें आग लगा दी जाती है और उनके राख में ही मक्का, आलू और कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। जैसे जैसे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, 1-2 साल खेती करने के बाद में जब किसान को लगता है कि अब मिट्टी की उर्वरता जो है या उपज क्षमता कम हो रही है, तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे चल जाता है और दूसरी जगह को काट करके वहाँ साफ़ करता है और वहाँ खेती करता है। सेम इसी प्रोसेस से इससे ये होता है कि दोबारा उस जगह पर आने में उसको 2-3 साल का समय लगता है। तब तक जो जगह जिसमें जहाँ उसने पहले खेती की थी वह जगह दोबारा से अपनी उपज क्षमता वृद्धि कर लेती है और वहाँ दोबारा से पेड़ पौधे उग जाते हैं। इस तरह की खेती जो है, इसमें आपका इस तरह की खेती में काफ़ी कम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो है मिट्टी के नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में जो फर्टिलाइज़र है इनका इस्तेमाल ना के बराबर, और ये वर्षा के पानी से ही पूरी तरह से इसकी सिंचाई होती है। अलग से इसे सिंचाई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भारत में इसको झूम, मेक्सिको में इसे मिलापा, ब्राज़ील में इसको रोका और मलेशिया में लदाम और वियतनाम में वे के नाम से बुलाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नोमैडिक हर्डिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे।